पावरफुल माइंड्स। प्यारे दोस्तों, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला की आत्मकथा है जो उनके संघर्ष, दृढ़ संकल्प और मानवता के प्रति उनके अटूट प्रेम की कहानी है। नेल्सन मंडेला एक ऐसा नाम है जिसे सुनते ही दिलों में आजादी की लौ जल उठती है। मंडेला ने अपने जीवन के 27 साल जेल की काल कोठरी में बिताए, लेकिन उनका हौसला कभी नहीं टूटा। क्या आप कभी सोच सकते हैं कि किसी इंसान में इतनी शक्ति कहां से आती है कि वह न सिर्फ अपने लिए बल्कि पूरे देश के लिए लड़ सके? कैसे एक व्यक्ति ने अपनी जिंदगी का हर पल देश की आजादी के लिए समर्पित कर दिया? इस किताब में आपको मंडेला के जीवन के हर उस पल का अनुभव होगा जिसने उन्हें विश्व के महानतम नेताओं में शामिल किया। क्या आपने कभी सोचा है कि अपने सपनों के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी देना कैसा होता है? इस किताब के हर पन्ने पर मंडेला की दृढ़ता, साहस और बलिदान की कहानी है जो आपके दिल को छू जाएगी और आपको प्रेरित करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। बचपन की यादें। नेल्सन मंडेला का जन्म 18 जुलाई 1918 को म्वेजो, दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। उनका पूरा नाम रोलिह्लाहला मंडेला था, जिसका अर्थ है पेड़ की डाली को खींचने वाला या मुसीबत खड़ी करने वाला। उनके पिता गाडला हेनरी एम्फाकेनी थेम्बू जनजाति के एक प्रमुख थे और उनकी माता नेक्यूफी नोस्केनी एक कद्दू किसान की बेटी थीं। प्रारंभिक शिक्षा। मंडेला का प्रारंभिक जीवन म्वेजो और पास के गांव कोनू में बीता। उनका परिवार थेम्बू रॉयल्टी से जुड़ा हुआ था, लेकिन उनका बचपन साधारण ग्रामीण परिवेश में बीता। उन्हें पारंपरिक थेम्बू शिक्षा प्राप्त हुई, जिसमें अनुष्ठान, कहानियां और कबीले की परंपराओं का महत्वपूर्ण स्थान था। स्कूल का अनुभव। मंडेला की प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय मिशनरी स्कूल से शुरू हुई, जहां उनका नाम नेल्सन रखा गया। यहां उन्हें पहली बार अंग्रेजी भाषा और पश्चिमी शिक्षा प्रणाली से परिचित होने का मौका मिला। उनके शिक्षक मिस्टर मडिंगाने ने ही उन्हें यह नया नाम दिया था, क्लार्कबेरी और हील्टाउन। बचपन के बाद मंडेला को क्लार्कबेरी इंस्टीट्यूट में भेजा गया, जहां उन्होंने अपनी सेकेंडरी शिक्षा प्राप्त की। यहां उन्हें पश्चिमी शिक्षा प्रणाली का गहन अनुभव प्राप्त हुआ और वे पढ़ाई में भी उत्कृष्ट रहे। इसके बाद उन्होंने हील्ड टाउन कॉलेज में दाखिला लिया, जो थेम्बू समुदाय के छात्रों के लिए प्रमुख शिक्षा केंद्र था। फोर्ट हरे विश्वविद्यालय। हील्ड टाउन के बाद मंडेला ने फोर्ट हरे विश्वविद्यालय में दाखिला लिया, जो उस समय काले छात्रों के लिए उच्च शिक्षा का एकमात्र महत्वपूर्ण संस्थान था। यहां उनकी मुलाकात ओलिवर टैम्बो से हुई, जो बाद में उनके करीबी मित्र और सहयोगी बने। फोर्ट हरे में मंडेला ने अपनी नेतृत्व क्षमता को पहचाना और छात्र राजनीति में सक्रिय भाग लिया। अध्याय 2, जोहान्सबर्ग और राजनीतिक जागरण। जोहान्सबर्ग की ओर प्रस्थान। नेल्सन मंडेला के जीवन में एक बड़ा मोड़ तब आया जब उन्होंने फोर्ट हरे विश्वविद्यालय छोड़ दिया। उनकी शिक्षा अधूरी रह गई थी, लेकिन वे अपने व्यक्तिगत और राजनीतिक जीवन की दिशा बदलने के लिए जोहान्सबर्ग चले गए। जोहान्सबर्ग में पहुंचकर उन्होंने एक खान में सुरक्षा गार्ड का काम शुरू किया और जल्द ही उन्हें एक कानूनी फर्म में क्लर्क की नौकरी मिल गई, जहां उनके राजनीतिक जागरण की शुरुआत हुई। जोहान्सबर्ग का जीवन। जोहान्सबर्ग में मंडेला ने पहली बार शहरी जीवन और वहां के संघर्षों को देखा। उन्होंने देखा कि कैसे काले लोग गरीबी, अन्याय और भेदभाव का सामना कर रहे थे। यहां रहते हुए मंडेला ने महसूस किया कि शिक्षा और कानूनी ज्ञान के माध्यम से ही इन समस्याओं का समाधान संभव है। उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखने का फैसला किया और विश्वविद्यालय में पत्राचार के माध्यम से कानून की पढ़ाई शुरू की। एएनसी में शामिल होना। जोहान्सबर्ग में मंडेला की मुलाकात वॉल्टर सिसुलू से हुई, जो एक प्रतिष्ठित नेता थे और अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस एएनसी के सक्रिय सदस्य थे। सिसुलू ने मंडेला को एएनसी में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। 1924 में मंडेला एएनसी में शामिल हुए और जल्द ही युवा लीग के संस्थापक सदस्य बने। यहां उनकी मुलाकात ओलिवर टैम्बो और अन्य प्रमुख नेताओं से हुई, जिन्होंने उनके राजनीतिक दृष्टिकोण को और प्रखर किया। राजनीतिक गतिविधियों का आरंभ। एएनसी में शामिल होने के बाद मंडेला ने राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेना शुरू किया।
उन्होंने कई विरोध प्रदर्शनों, सभाओं और बहसों में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। उनकी संगठनात्मक क्षमता और नेतृत्व के गुणों के कारण वे जल्दी ही एएनसी के युवा लीग के अध्यक्ष बने। पहला बड़ा संघर्ष। मंडेला का पहला बड़ा संघर्ष 1948 में हुआ, जब दक्षिण अफ्रीका में नेशनल पार्टी सत्ता में आई और अपार्थाइड नस्ल भेद की नीति लागू की गई। यह नीति नस्लीय भेदभाव को कानूनन रूप से लागू करती थी, जिसने काले लोगों के लिए और अधिक कठिनाइयां पैदा कर दी। मंडेला और उनके साथी नेताओं ने अपार्थाइड के खिलाफ आवाज उठाने और इसके खिलाफ संघर्ष करने का संकल्प लिया। गांधी के सिद्धांतों से प्रेरणा। इस दौरान मंडेला महात्मा गांधी के अहिंसात्मक प्रतिरोध के सिद्धांतों से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने अहिंसा और सत्याग्रह के माध्यम से संघर्ष करने का निर्णय लिया और अपने साथियों के साथ मिलकर कई अहिंसात्मक विरोध प्रदर्शन आयोजित किए। राजनीतिक जागरूकता और आगे की राह। जोहान्सबर्ग के अनुभवों और एएनसी में उनके सक्रिय योगदान ने मंडेला को एक कुशल नेता और रणनीतिकार के रूप में विकसित किया। उन्होंने महसूस किया कि केवल विरोध प्रदर्शन ही काफी नहीं है, बल्कि एक सशक्त संगठन और सामूहिक संघर्ष की आवश्यकता है। अध्याय 3। उमखोंटो वी सिज्वे की स्थापना। उमखोंटो वी सिज्वे का उदय। 1950 के दशक के अंत तक नेल्सन मंडेला और अन्य एएनसी नेताओं ने महसूस किया कि अहिंसात्मक प्रतिरोध के साथ साथ एक सशस्त्र संघर्ष की भी आवश्यकता है। अपार्थाइड सरकार के क्रूर दमन और हिंसात्मक नीतियों ने स्पष्ट कर दिया था कि केवल अहिंसा से ही न्याय प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस सोच के परिणाम स्वरूप मंडेला और उनके साथियों ने 1961 में उमखोंटो वी सिज्वे एमके की स्थापना की, जिसका अर्थ है राष्ट्र का भाला। यह एएनसी का सशस्त्र विंग था, जिसका उद्देश्य अपार्थाइड सरकार को सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से समाप्त करना था। उमखोंटो वी सिज्वे की गतिविधियां। उमखोंटो वी सिज्वे ने अपनी स्थापना के बाद ही सरकारी प्रतिष्ठानों, सैन्य ठिकानों और बुनियादी ढांचे पर हमले करना शुरू कर दिया। इन हमलों का उद्देश्य जनता को नुकसान पहुंचाना नहीं था, बल्कि सरकार पर दबाव बनाना था। मंडेला और उनके साथियों ने इस बात का विशेष ध्यान रखा कि इन हमलों में किसी निर्दोष व्यक्ति की जान न जाए। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समर्थन। सशस्त्र संघर्ष की शुरुआत के साथ ही मंडेला ने अंतर्राष्ट्रीय समर्थन प्राप्त करने की कोशिश की। उन्होंने कई अफ्रीकी और अन्य देशों की यात्रा की, जहां उन्होंने उमखोंटो वी सिज्वे के लिए समर्थन और संसाधन जुटाए। इस दौरान उन्होंने विभिन्न क्रांतिकारी नेताओं और संगठनों से मुलाकात की और उनके संघर्ष के अनुभवों से सीखा। गिरफ्तारी और रिवोनिया ट्रायल। 1962 में मंडेला को गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर अवैध रूप से देश छोड़ने और हड़तालों को उकसाने का आरोप लगाया गया। उन्हें 5 साल की सजा सुनाई गई, लेकिन यह उनकी कठिनाइयों की शुरुआत भर थी। 1963 में पुलिस ने लिली स्लीव फार्म पर छापा मारा, जहां उमखोंटो वी सिज्वे की मुख्यालय था। वहां से कई दस्तावेज और सबूत मिले, जिनसे साबित हुआ कि मंडेला और उनके साथी सशस्त्र संघर्ष में शामिल थे। इसके बाद मंडेला और अन्य प्रमुख नेताओं पर रिवोनिया ट्रायल में मुकदमा चलाया गया। रिवोनिया ट्रायल। रिवोनिया ट्रायल दक्षिण अफ्रीका के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। इस मुकदमे में मंडेला और उनके साथियों पर देशद्रोह, तोड़फोड़ और अन्य गंभीर आरोप लगाए गए थे। मुकदमे के दौरान मंडेला ने एक ऐतिहासिक बयान दिया, जिसमें उन्होंने अपनी राजनीतिक विचारधारा और संघर्ष के उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से बताया। उन्होंने कहा, मैंने गोरों के प्रभुत्व के खिलाफ लड़ाई लड़ी है और मैंने कालों के प्रभुत्व के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी है। मैंने एक लोकतांत्रिक और स्वतंत्र समाज का सपना देखा है, जिसमें सभी लोग समान अवसरों के साथ सामंजस्य पूर्वक रह सके। ये एक ऐसा आदर्श है जिसके लिए मैं जीने के लिए और प्राप्त करने के लिए आशा करता हूं, लेकिन अगर आवश्यकता पड़ी तो यह एक ऐसा आदर्श है जिसके लिए मैं मरने को भी तैयार हूं। जीवन कारावास। 1964 में रिवोनिया ट्रायल के अंत में मंडेला और उनके साथियों को दोषी ठहराया गया और उन्हें जीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उन्हें रोबेन आइलैंड की कुख्यात जेल में भेजा गया, जहां उन्होंने अपने जीवन के अगले 37 साल बिताए। अध्याय 4। जेल जीवन। रोबेन आइलैंड की शुरुआत। रोबेन आइलैंड की कठोर परिस्थितियों में पहुंचते ही नेल्सन मंडेला
और उनके साथियों को विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इस जेल में राजनीतिक कैदियों के साथ बेहद अमानवीय व्यवहार किया जाता था। मंडेला को पत्थरों की खदान में कठिन श्रम करना पड़ता था और उन्हें और उनके साथियों को अलग थलग रखने के लिए छोटी छोटी कोठरियों में बंद रखा जाता था। भोजन, स्वास्थ्य सुविधाओं और अन्य आवश्यकताओं के मामले में भी उन्हें बहुत कम सुविधाएं दी जाती थीं। जेल में संघर्ष। जेल में रहते हुए भी मंडेला और उनके साथी कैदियों ने अपने संघर्ष को जारी रखा। उन्होंने जेल के भीतर भी अन्याय और भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई। मंडेला ने अपने कानूनी ज्ञान का उपयोग करते हुए जेल अधिकारियों के खिलाफ कई बार विरोध किया और बेहतर परिस्थितियों की मांग की। उन्होंने साथी कैदियों के बीच एकता और सामूहिकता को बढ़ावा दिया, जिससे जेल के भीतर भी उनका संघर्ष जारी रह सका। शिक्षा और आत्मविकास। रोबेन आइलैंड में बंद रहने के दौरान मंडेला ने अपने समय का उपयोग आत्मविकास और शिक्षा के लिए किया। उन्होंने जेल में ही विभिन्न विषयों पर पढ़ाई की और अपने साथी कैदियों को भी पढ़ाया। मंडेला का मानना था कि शिक्षा स्वतंत्रता की कुंजी है और इसीलिए उन्होंने शिक्षा को प्राथमिकता दी। उन्होंने जेल में रहते हुए अपनी आत्मकथा लिखनी शुरू की, जो बाद में लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के रूप में प्रकाशित हुई। सहयोगियों के साथ संबंध। मंडेला के जेल जीवन के दौरान उनके संबंध उनके साथी कैदियों के साथ बहुत महत्वपूर्ण रहे। उन्होंने ओलिवर टैम्बो, वॉल्टर सिसुलू और अन्य प्रमुख नेताओं के साथ मिलकर जेल के भीतर भी आंदोलन को संगठित रखा। उनके आपसी सहयोग और समर्थन ने उन्हें जेल के कठिन दिनों में भी मजबूती दी। जेल के बाहर की गतिविधियां। मंडेला के जेल जीवन के दौरान बाहर भी उनके समर्थकों और एएनसी ने आंदोलन को जारी रखा। उनके संघर्ष और बलिदान ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान आकर्षित किया और दुनिया भर में अपार्थाइड के खिलाफ समर्थन बढ़ा। विभिन्न देशों में मंडेला की रिहाई के लिए आंदोलन चलाए गए, जिससे दक्षिण अफ्रीका सरकार पर दबाव पड़ता गया। रिहाई की ओर बढ़ते कदम। 1980 के दशक के अंत तक दक्षिण अफ्रीका में राजनीतिक परिदृश्य बदलने लगा। अपार्थाइड के खिलाफ संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण सरकार को बातचीत का रास्ता अपनाना पड़ा। मंडेला के साथ गुप्त बातचीत शुरू हुई, जिसमें उनके रिहाई की शर्तों पर चर्चा की गई। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने दक्षिण अफ्रीका में एक नए युग की शुरुआत की। अध्याय 5। रिहाई और लोकतंत्र की ओर। रिहाई का दिन 11 फरवरी 1990 वह ऐतिहासिक दिन था जब नेल्सन मंडेला को 27 वर्षों के लंबे कारावास के बाद रिहा किया गया। यह दिन न केवल दक्षिण अफ्रीका के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था। मंडेला की रिहाई के समय हजारों लोग उन्हें देखने और उनके समर्थन में उमड़ पड़े। उनकी रिहाई ने एक नई उम्मीद जगाई और स्वतंत्रता और न्याय के संघर्ष में एक नई ऊर्जा का संचार किया। रिहाई के बाद की चुनौतियां। मंडेला की रिहाई के बाद की अवधि भी चुनौतियों से भरी थी। देश में राजनीतिक अस्थिरता, हिंसा और नस्लीय तनाव बढ़ रहा था। मंडेला ने अपने नेतृत्व कौशल का प्रदर्शन करते हुए सभी पक्षों को शांत करने और संवाद स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए। उन्होंने एएनसी के अन्य नेताओं और अपार्थाइड सरकार के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर शांति और लोकतंत्र की दिशा में बातचीत शुरू की। बातचीत और समझौते। मंडेला और दक्षिण अफ्रीका के तत्कालीन राष्ट्रपति एफ.डब्ल्यू.डी. क्लार्क के बीच बातचीत ने देश में शांति और लोकतंत्र की दिशा में एक नई राह खोली। दोनों नेताओं ने अपार्थाइड को समाप्त करने और एक नए लोकतांत्रिक संविधान की रूपरेखा तैयार करने के लिए साथ मिलकर काम किया। 1991 में मंडेला ने एएनसी के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला और उन्होंने शांति और सामंजस्य के लिए अपने प्रयासों को और तेज कर दिया। पहले लोकतांत्रिक चुनाव। 27 अप्रैल 1944 को दक्षिण अफ्रीका में पहले लोकतांत्रिक चुनाव हुए, जिसमें सभी नस्लों के लोगों को मतदान का अधिकार था। यह दिन दक्षिण अफ्रीका के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ। नेल्सन मंडेला और एएनसी ने इस चुनाव में भारी बहुमत से जीत हासिल की और मंडेला देश के पहले काले राष्ट्रपति बने। इस चुनाव ने दक्षिण अफ्रीका को एक नई दिशा दी और नस्लीय समानता और न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। राष्ट्रपति पद और राष्ट्रीय मेल मिलाप।
राष्ट्रपति के रूप में मंडेला ने राष्ट्रीय मेल मिलाप और पुनर्निर्माण पर जोर दिया। उन्होंने अपने राष्ट्रपति पद के दौरान सभी नस्लों और समुदायों के बीच एकता और सामंजस्य को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए। उन्होंने ट्रुथ एंड रिकॉन्सिलिएशन कमीशन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य अपार्थाइड युग के दौरान हुए अत्याचारों की जांच करना और पीड़ितों और अपराधियों के बीच सुलह को बढ़ावा देना था। नेतृत्व और प्रेरणा। मंडेला का नेतृत्व और उनकी दृष्टि ने दक्षिण अफ्रीका को एक नई दिशा दी। उनके संघर्ष, बलिदान और अडिग संकल्प ने उन्हें न केवल दक्षिण अफ्रीका बल्कि पूरे विश्व में एक महान नेता और प्रेरणा स्रोत बना दिया। उनकी कहानी ने यह सिद्ध किया कि कैसे एक व्यक्ति का साहस और संकल्प पूरे समाज को बदल सकता है। अध्याय 6, राष्ट्रपति पद और पुनर्निर्माण। राष्ट्रपति पद का कार्यभार। नेल्सन मंडेला ने 10 मई 1944 को दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। उनके शपथ ग्रहण समारोह में दुनिया भर से अनेक प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल हुए। मंडेला का राष्ट्रपति बनना न केवल दक्षिण अफ्रीका बल्कि पूरे विश्व के लिए एक ऐतिहासिक क्षण था। यह उनके दृढ़ संकल्प, संघर्ष और बलिदान की स्वीकृति थी। राष्ट्रीय मेल मिलाप और ट्रुथ एंड रिकॉन्सिलिएशन कमीशन। मंडेला ने अपने राष्ट्रपति पद के दौरान राष्ट्रीय मेल मिलाप और पुनर्निर्माण पर विशेष जोर दिया। उन्होंने ट्रुथ एंड रिकॉन्सिलिएशन कमीशन टीआरसी की स्थापना की, जिसका उद्देश्य अपार्थाइड के दौरान हुए अत्याचारों की जांच करना और पीड़ितों को न्याय दिलाना था। यह कमीशन आर्च बिशप डेसमंड टूटू के नेतृत्व में काम करता था और इसका मुख्य उद्देश्य सच्चाई के माध्यम से सुलह को बढ़ावा देना था। टीआरसी ने पीड़ितों की आवाज को सुना और अपराधियों को अपने कृत्यों के लिए माफी मांगने का मौका दिया। संविधान निर्माण और विधायी सुधार। मंडेला ने एक नए लोकतांत्रिक संविधान की नींव रखी, जिसने सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार और अवसर सुनिश्चित किए। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास जैसे बुनियादी क्षेत्रों में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए। उनके नेतृत्व में दक्षिण अफ्रीका ने नस्लीय भेदभाव को समाप्त करने और सभी नागरिकों के लिए समानता और न्याय सुनिश्चित करने के लिए कई विधायी सुधार लागू किए। आर्थिक चुनौतियां और विकास। मंडेला ने देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कई नीतियां अपनाई। उन्होंने निवेश को प्रोत्साहित करने, बेरोजगारी को कम करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए काम किया। हालांकि आर्थिक सुधार की दिशा में कई चुनौतियां थीं, लेकिन मंडेला के नेतृत्व में देश ने स्थिरता और प्रगति की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए। खेलों में एकता। मंडेला ने खेलों को राष्ट्रीय एकता और मेल मिलाप के साधन के रूप में उपयोग किया। 1995 में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में रग्बी वर्ल्ड कप का समर्थन किया और अपनी उपस्थिति से इस आयोजन को एकता का प्रतीक बनाया। यह उनके नेतृत्व का एक महत्वपूर्ण पहलू था, जिसने दिखाया कि कैसे खेल राष्ट्रीय गौरव और मेल मिलाप को बढ़ावा दे सकते हैं। दूसरी पारी की तैयारी। मंडेला ने 1909 में राष्ट्रपति पद छोड़ दिया और फैसला किया कि वे दोबारा इस पद के लिए चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने अपने उत्तराधिकारी थाबो म्बेकी को समर्थन दिया और सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण सुनिश्चित किया। मंडेला का यह निर्णय उनके लोकतांत्रिक सिद्धांतों और नैतिक नेतृत्व का प्रमाण था। अध्याय 7, राष्ट्रपति पद के बाद का जीवन और वैश्विक प्रभाव। राष्ट्रपति पद के बाद की भूमिका। 1999 में राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद नेल्सन मंडेला ने अपनी राजनीतिक सक्रियता को बरकरार रखा, लेकिन वे सरकारी पदों से अलग हो गए। इसके बावजूद वे सामाजिक न्याय, शांति और मानवाधिकारों के लिए एक मजबूत आवाज बने रहे। उन्होंने मंडेला फाउंडेशन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य दक्षिण अफ्रीका और दुनिया भर में सामाजिक और आर्थिक न्याय को बढ़ावा देना था। एचआईवी एड्स के खिलाफ संघर्ष। मंडेला का एक महत्वपूर्ण योगदान एचआईवी एड्स के खिलाफ संघर्ष में था। उनके बेटे मकोटो मंडेला की एचआईवी एड्स से मृत्यु के बाद उन्होंने इस महामारी के प्रति जागरूकता बढ़ाने और इससे लड़ने के लिए सक्रिय रूप से काम किया। उन्होंने इस मुद्दे पर लोगों को शिक्षित करने और इस बीमारी से ग्रसित लोगों को समर्थन देने के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए। वैश्विक शांति और मानवाधिकार। राष्ट्रपति पद के बाद
मंडेला ने वैश्विक शांति और मानवाधिकारों के लिए कई महत्वपूर्ण मंचों पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भाषण दिए और संघर्षग्रस्त क्षेत्रों में शांति प्रयासों का समर्थन किया। मंडेला का मानना था कि शांति और न्याय की स्थापना के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और संवाद आवश्यक है। मानवीय कार्य और सम्मान। मंडेला ने अपने बाद के जीवन में कई मानवीय कार्य किए और दुनिया भर में सम्मानित हुए। उन्हें शांति और मानवाधिकारों के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए कई पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए, जिनमें नोबेल शांति पुरस्कार, भारत का भारत रत्न और अमेरिका का राष्ट्रपति पदक शामिल है। मंडेला का जीवन और कार्य एक प्रेरणा स्रोत बने और उन्होंने विश्व भर में समानता, न्याय और शांति के लिए लड़ने वाले लोगों को प्रेरित किया। पारिवारिक जीवन और व्यक्तिगत संबंध। अपने राजनीतिक और सामाजिक कार्यों के अलावा मंडेला ने अपने पारिवारिक जीवन को भी संतुलित किया। उन्होंने अपने बच्चों और पोते पोतियों के साथ समय बिताया और उन्हें जीवन के महत्वपूर्ण मूल्यों और सिद्धांतों की शिक्षा दी। मंडेला का पारिवारिक जीवन उनकी मानवीयता और संवेदनशीलता का एक महत्वपूर्ण पहलू था। अंतिम दिनों की ओर मंडेला के जीवन के अंतिम वर्षों में उनकी सेहत में गिरावट आई। इसके बावजूद वे अंत तक अपने मूल्यों और सिद्धांतों के प्रति समर्पित रहे। 5 दिसंबर 2013 को नेल्सन मंडेला का निधन हुआ। उनके निधन से पूरी दुनिया में शोक की लहर दौड़ गई, लेकिन उनकी विरासत और योगदान हमेशा जीवित रहे। अध्याय 8। मंडेला की शिक्षाएं और विरासत। नेल्सन मंडेला का संदेश। नेल्सन मंडेला का जीवन संघर्ष, साहस और अडिग संकल्प का प्रतीक है। उन्होंने अपने जीवन के माध्यम से यह संदेश दिया कि न्याय, समानता और मानवाधिकारों के लिए लड़ाई लड़ना कितना महत्वपूर्ण है। उनके सिद्धांत और विचारधारा हमें यह सिखाते हैं कि कैसे एक व्यक्ति के प्रयास पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। मानवाधिकार और समानता। मंडेला का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह था कि हर इंसान को समान अधिकार और सम्मान मिलना चाहिए। उन्होंने अपने जीवन को इस उद्देश्य के लिए समर्पित किया और दिखाया कि नस्लीय भेदभाव और अन्याय के खिलाफ लड़ाई में धैर्य और साहस की आवश्यकता होती है। मंडेला का मानना था कि कोई भी समाज तभी सफल हो सकता है जब उसमें सभी नागरिकों के लिए समानता और न्याय सुनिश्चित हो। अहिंसा और शांति। महात्मा गांधी के अहिंसा के सिद्धांत से प्रेरित होकर मंडेला ने संघर्ष के दौरान अहिंसात्मक उपायों को अपनाने का समर्थन किया। हालांकि उन्होंने परिस्थितियों के दबाव में सशस्त्र संघर्ष का भी सहारा लिया, लेकिन उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य शांति और सुलह रहा। उनके जीवन से यह सीख मिलती है कि अहिंसा और संवाद के माध्यम से भी बड़े से बड़े संघर्षों का समाधान निकाला जा सकता है। नेतृत्व और सेवा। मंडेला का नेतृत्व शैली सेवा और विनम्रता पर आधारित थी। उन्होंने हमेशा अपने निजी स्वार्थों को त्याग कर अपने देश और समाज की सेवा की। उनके नेतृत्व में उन्होंने सभी के लिए एक बेहतर और न्यायपूर्ण समाज की कल्पना की और उसे साकार करने की दिशा में काम किया। उनके जीवन से यह प्रेरणा मिलती है कि सच्चा नेता वही होता है जो अपने लोगों की सेवा में समर्पित रहता है। माफी और मेल मिलाप। मंडेला का जीवन माफी और मेल मिलाप का प्रतीक है। उन्होंने अपने विरोधियों को माफ किया और उनके साथ मिलकर एक नए दक्षिण अफ्रीका का निर्माण किया। उनका यह दृष्टिकोण हमें यह सिखाता है कि घृणा और द्वेष से समाज का निर्माण नहीं किया जा सकता, बल्कि माफी और मेल मिलाप से ही एक बेहतर भविष्य की ओर बढ़ा जा सकता है। वैश्विक विरासत। नेल्सन मंडेला की विरासत केवल दक्षिण अफ्रीका तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरे विश्व में फैली हुई है। उनके संघर्ष और उनके सिद्धांतों ने पूरी दुनिया को प्रेरित किया है। आज भी वे न्याय, समानता और शांति के प्रतीक के रूप में याद किए जाते हैं। उनकी शिक्षाएं और उनके सिद्धांत आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शन का काम करेंगे। मंडेला की कहानी से सीख। नेल्सन मंडेला की कहानी हमें कई महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। 1. धैर्य और साहस। संघर्ष के दौरान धैर्य और साहस बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। 2. समानता और न्याय। हर व्यक्ति को समान अधिकार और न्याय मिलना चाहिए। 3. अहिंसा और शांति। अहिंसा और शांति के माध्यम से भी बड़े संघर्षों का समाधान किया जा सकता है। 4.
नेतृत्व और सेवा। सच्चा नेतृत्व सेवा और विनम्रता पर आधारित होता है। 5. माफी और मेल मिलाप। माफी और मेल मिलाप से समाज का निर्माण किया जा सकता है। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। तो ऐसे और वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल पावरफुल माइंड्स के साथ। धन्यवाद।